हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हमने स्टार्ट किया है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर आज हम पढ़ते हैं जियोडेसिक। जियोडेसिक क्या होता है? ठीक है, सो जियोडेसिक का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी सरफेस लेते हो, यहाँ पे केवल जो है प्लेन सरफेस की बात नहीं चल रही है, 3D के अंदर भी कोई भी सरफेस लेते हो तो जैसे मान लीजिए कोई भी है, ये 3D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है ना। तो कोई भी सरफेस ले लिया, तो इस सरफेस में कोई भी 2 पॉइंट दिए गए हों, P1 और P2, तो इस P1 से लेकर P2 तक पहुंचने वाला सबसे छोटा रास्ता, ठीक है, यानी कि सबसे वो कर्व जिसकी लेंथ क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, अब इस अगर ये फ्लैट सरफेस है, अगर प्लेन है तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेट लाइन होगी। ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। ठीक है, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन इज स्ट्रेट लाइन। लेकिन वहीं पर अगर 3D की बात आती है, जैसे कि स्फीयर की बात आ गई या फिर कोन की बात आ गई, तो जैसे ये स्फीयर है तो यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन नॉट पॉसिबल ना, कि अगर मैं कोई 2 पॉइंट इस तरह से लेती हूँ तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊँगी तो वो बाहर आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे तो एक कर्व ही होगा, तो वो कौन से होंगे वो हमने देखना है। ठीक, सो जियोडेसिक ऑन अ सरफेस इज अ कर्व अलॉन्ग विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस इज मिनिमम। ठीक, और आज के वीडियो लेक्चर में हम निकालेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर का जियोडेसिक। ठीक है, तो आज वैसे हम तीनों का निकालेंगे, कोन का भी निकालेंगे, सिलेंडर का भी और स्फीयर का। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी जियोडेसिक ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए आपको जो है सिलेंडर के पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है पता होने चाहिए। हमें मालूम है कि सिलेंडर के जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ पोलर, वो क्या है आपको पता है कि x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा, और z क्या रहता है, z ही रहता है। ठीक है ना, यानी कि अगर आप कोई भी सिलेंडर लेते हो तो 3D में, तो उसके x y z जो है वो इस तरह से निकल के आते हैं। तो अगर ये सिलेंडर है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इस पे अगर कोई भी मैं पॉइंट लेती हूँ तो उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये 3 कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है ना, अगर जैसे कोई भी पॉइंट ले लिया तो r तो इसकी रेडियस होगी। ठीक है, और अगर कोई भी पॉइंट ले लिया और यहाँ इसके साथ सेंटर के साइड जॉइन कर लिया, क्योंकि मैंने पतला बना दिया, तो x एक्सिस के साथ, अगर ये x है या फिर y है, z है, तो इसके साथ ये थीटा एंगल बना देगा, है ना। तो ये जो थीटा है ये वो थीटा है। ठीक, चलिए हमने क्या निकालना है, हमने इसका एलिमेंट ऑफ आर्क ऑन सिलेंडर निकालना है। एलिमेंट ऑफ आर्क ऑन सिलेंडर मतलब क्या, कि हमें 2 पॉइंट के बीच का वो निकालना है ना, 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, एक छोटा सा ds लेना होगा, है ना। जैसे कि लाइन के केस में आपका ds कितना था, लाइन के केस में आपका ds था स्क्वायर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लेती हूँ तो उसी प्रकार यहाँ पर 3D में भी आपका क्या होगा, ds जो है वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि लेंथ तो यही रहती है। अगर n में भी जाओगे तो dx स्क्वायर dy स्क्वायर dz स्क्वायर इस तरह से मिलेगा आपको। अब हमने dx dy dz निकालना है यहाँ पे, तो dx का मतलब क्या है कि डिफ्रेंशिएट करना है, तो dx इज इक्वल टू, अब r कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस केस में आपका क्योंकि r कांस्टेंट है इसलिए r का क्या हो जाएगा, एज इट इज़ रहेगा, और कॉस थीटा का कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा, तो माइनस साइन थीटा, और क्योंकि थीटा चेंज होता है हर पॉइंट के लिए, थीटा चेंज हो जाएगा, सो डी थीटा। फिर है आपका डी वाई इज इक्वल टू आर एज इट इज़ साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा, और डी से क्या रह जाएगा, डी जेड ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसको सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, ये डी एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, डी थीटा का स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी क्या बनेगा ये आर स्क्वायर डी थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये इसी के अंदर है, प्लस डी जेड का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। अब आपको ये चीज़ पता है कि जो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज़ 1, तो इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी जेड का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से जो है एक चीज़ बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डी थीटा जो है वो कॉमन निकालेंगे, डी थीटा का स्क्वायर। ठीक, तो आपका जो है डी एस क्या बन जाएगा, डी एस इज इक्वल टू, तो जब मैं डी थीटा कॉमन निकाल दूँगी है ना, तो ये बनेगा आर स्क्वायर, ये बन जाएगा डी जेड बाई डी थीटा का स्क्वायर। ठीक, और बाहर क्या निकल आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। तो ये आपका आर्क एलिमेंट ऑफ आर्क हो गया, जो भी आर्क होगी, जो भी कर्व होगी, उसका एक छोटा सा एलिमेंट ये है। अब हमने क्या करना है, इस छोटे से एलिमेंट को ही इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो अब क्योंकि थीटा के टर्म में आ गया है, तो जो भी दो पॉइंट्स के लिए अलग अलग थीटा होंगे, आप थीटा 1 थीटा 2 ले लीजिए। अगर कोई दो पॉइंट्स हैं इसमें क्या कहते हैं, इस P1 और P2 दो पॉइंट्स हैं, तो उनके लिए थीटा 1 थीटा 2 भी होगा। ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कितना आ जाएगा, थीटा 1 से, अगर पॉइंट 1 का थीटा 1 है और पॉइंट 2 का थीटा 2 है, तो थीटा 1 से लेकर थीटा 2 स्क्वायर रूट में आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस, अब मैं इसको डी जेड बाई डी थीटा का स्क्वायर डी थीटा लिख सकती हूँ। इस डी जेड बाई डी थीटा को हम जेड डैश लिखते हैं। ओके, क्योंकि कई बार लिखना है हमने इसको, तो थीटा 1 से लेकर थीटा 2, और ये आपका बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर डी थीटा। अब आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जेड डैश का मतलब क्या है, डी जेड बाई डी थीटा है। ठीक है, क्योंकि हमें तो आदत डी वाई बाई डी एक्स की पड़ी हुई है। ठीक, चलिए, अब हमारे पास जो फंक्शन बन गया वो ये बन गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जिस तरह से हम एक्स और वाई के टर्म्स में करते थे, यहाँ पे आप बस ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये वाई डैश है। ठीक है, चलिए, तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, अब फंक्शन के लिए हमारा बन गया यहाँ पे एफ बन गया हमारा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, इस पे लगा देंगे ऑयलर्स इक्वेशन। ध्यान रखिए, यहाँ पर हमारा जो x है वो आपका थीटा है, जो y है वो z है। ठीक है, सो नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीमल, ये आप लिख सकते हैं, नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीमल क्या है, ऑयलर्स का इक्वेशन क्या होता है, वो डेल एफ ओवर, तो डेल एफ ओवर डेल वाई होता है ना, तो वाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जेड है, तो डेल एफ ओवर डेल जेड माइनस, फिर क्या होता था हमारा डी बाई डी एक्स होता था, तो यहाँ पे डी बाई डी थीटा ऑफ डेल एफ ओवर डेल जेड डैश इज इक्वल टू 0। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पे z तो है नहीं, इसके लिए ये वाला पार्ट हो जाएगा 0 माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ डेल एफ ओवर डेल जेड डैश इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिफ्रेंशिएशन हट जाएगा, है ना, तो इंटीग्रेट करने पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा, जो कि हमने किस में पढ़ा था, केस फर्स्ट में पढ़ा था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एफ़ को जो है जेड डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है आर स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, अंडर रूट, है ना, तो ये चीज़ हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। तो ये कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिखती हूँ, जेड डैश डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर।
ठीक है, और अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट सी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने लाइन के लिए करा था, स्ट्रेट लाइन के लिए करा था, कुछ कुछ वैसा ही है, आपको बाद में रीज़न समझ में आएगा। अब क्या करते हैं, हमको जो है इस स्क्वायर रूट को निकाल देना है। हमारा काम क्या है कि हमको इस जेड डैश से हमको जेड पे पहुंचना है, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं यहाँ लेके चलती हूँ और दोनों तरफ स्क्वायर कर लेती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, जेड डैश इज इक्वल टू सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो जेड डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, जेड डैश चाहिए, तो यहाँ ले आइए, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ ले आइए। सो यहाँ से जेड डैश स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा, देन इट इज़ 1 माइनस सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके, तो आपका जेड डैश कितना आ गया, जेड डैश इज इक्वल टू क्या करना है यहाँ पे, जेड डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से हमारा जेड डैश स्क्वायर कितना आ जा रहा है, विच इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इस पोर्शन को, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो स्क्वायर रूट निकाल देती हूँ। तो जेड डैश इज इक्वल टू सी आर डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर। अब जो ये आर है ये रेडियस है ना, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर, पूरा पोर्शन ही कांस्टेंट है। तो इसको हम एक नया नाम देते हैं, मान लीजिए कांस्टेंट के दे दिया हमने इसको, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकला कि डी जेड बाई डी थीटा, है ना, जेड डैश का क्या मतलब था, डी जेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू के। सो डी जेड इज इक्वल टू के डी थीटा। मैं कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ, बस सॉल्व किए जा रही हूँ, ठीक है ना। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, क्योंकि हम ये चीज़ कई बार कर चुके हैं पिछले बहुत से प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा जेड, ये बन जाएगा आपका के थीटा प्लस कोई दूसरा कांस्टेंट मान लीजिए, ए बी कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। सो जेड इज इक्वल टू के थीटा प्लस बी। अब ये कुछ कुछ जो है ऐसा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि हमने कहा था कि मैं z को जो है y की तरह देखूं और थीटा को x की तरह देखूं, तो y इज इक्वल टू के एक्स प्लस बी, ठीक है। कोई कांस्टेंट जैसे y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस बी होता है, वैसे ही होता है। तो ये किस चीज़ का इक्वेशन है, एक लाइन का इक्वेशन है। तो ये चीज़ जो है सिलेंडर के केस में किस चीज़ का इक्वेशन, ये एक हेलिक्स का इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि ये आपका x है, ये आपका थीटा है। थीटा मतलब क्या, कि एंगल, कि कितना घूमा, ठीक। तो अगर हेलिक्स को देखा जाए तो अगर हम ये सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, और सिलेंडर पे मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, जैसे कि एक यहाँ पर ले लिया और एक मान लीजिए यहाँ पर ले लिया। इसी के नीचे नहीं है ये, ठीक है, इसके नीचे नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे जो भी है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये क्या कह रहा है कि वो हेलिक्स है। यानी क्या है कि यहाँ से अगर मैं सिलेंडर से घुमा के जाऊँ, हेलिक्स आप जानते ही हैं कि यहाँ से मैं एक कर्व घुमा के जाऊँ फिर यहाँ पे आऊँ, तो ये एक हेलिक्स है, ठीक है। हेलिक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर ये सिलेंडर है तो हेलिक्स आप समझते हैं जैसे वो DNA होता है ना, आपने पढ़ाई होगा। तो हेलिक्स ऐसा इस सिलेंडर के आजू बाजू जैसे चूड़ियाँ होती है वैसा होता है, ठीक। तो अगर मैं एक पेपर लेती हूँ, उस पेपर से जो है इस सिलेंडर को ढक देती हूँ और फिर इस लाइन को ड्रॉ करती हूँ और फिर मैं बीच में से काट देती हूँ, ठीक है। तो जब इसको खोला जाएगा, तो ये एक लाइन के रूप में निकलेगा। अगर ये बीच में है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकता है, कुछ ऐसी लाइन दिखेगी ये, ठीक। वहीं पर अगर ये ऐसे एंड पॉइंट पे हो, ठीक है, यहाँ पे से लेकर यहाँ तक हो, तो ऐसे घूम कर ये ऐसे आ जाएगा, है ना, एक पूरा चक्कर मार के आ जाएगा। तो ये पूरी लाइन को डिनोट करता है। तो जब हम इसको खोल के देखेंगे तो ये एक लाइन की इक्वेशन जैसे आ जाती है, और उसी को अगर मोड़ के रखें तो वो हेलिक्स आ जाता है। इसलिए मैं ये कह रही थी कि ये दोनों इक्वेशन कुछ कुछ रिजेंबल करते हैं, ठीक है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ऐसे कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट थी नहीं।
सो एक हेलिक्स क्या देता है आपको, जियोडेसिक ऑफ सिलेंडर देता है, ठीक। सो आपको बस ये पता होना चाहिए कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड आर, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में आपके एक्स वाई जेड क्या होता है, दैट यू शुड नो, एंड देन रेस्ट इज क्या कहते हैं, इजी, ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सही है। तो इस तरह से जो है हमने जियोडेसिक समझा और निकाला हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर का जियोडेसिक, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल टॉक अबाउट जियोडेसिक ऑफ कोन एंड देन स्पीयर।